स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th तक देखा था इस पेपर में, सही है ना? यही पेपर चल रहा था ना? देख लो भाई, यही पेपर था ना? यस सर। ओके, आगे जाते हैं। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 भी आपसे बन जाता, मतलब एनसीईआरटी लेवल का ही कंसेप्ट है। इसके अंदर ए दिया है, ए का ट्रांसपोज खोजो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको आई के साथ कंपेयर करो, नहीं एडजॉइंट ऑफ ए खोजो, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों को कंपेयर करो, तो दो इक्वेशन आएंगे, एलिमिनेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सही है? सही है भाई? 12 नंबर यस सर। 12 नंबर का क्वेश्चन भी सिमिलर टू एनसीईआरटी है। जैसे कि आपको पता है कि 1 के साथ अच्छा क्या लगता है, तो cos, तो ऊपर 1 प्लस साइन है, उसके बदले cos पाई बाई 2 x माइनस लिख दो, नीचे 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x लिख दो, फिर 1 प्लस cos ओवर 1 माइनस cos, मतलब cot स्क्वायर आधा, तो मोड में cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। अब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो x बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, तो माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में होगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बनेगा कुछ कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, उसको फिर आप 10 में कन्वर्ट करो तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर 10 इनवर्स 10 शायद से कट जाएंगे, तो कुछ वहां से 1 बाई 2 के ऐसा कुछ, मतलब जो कुछ भी यहाँ से बनना होगा। अपने को क्या पूछा है? नॉर्मल टू, अच्छा फिर नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, तो अपने को वहां से स्लोप मिल जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू पाई बाई 6 स्लोप पॉइंट से आप फॉर्मूला बना लोगे। जैसे कि यहाँ तक मैंने हवा में गिना था कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बन जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो स्लोप हो गया टेंजेंट का 1 बाई 2, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -2। अब आपको पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब आप इसके अंदर x के बदले पाई बाई 6 रखते हो, तो पाई बाई 6 बाई 2, तो पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4, मतलब के आप इसको 3 पाई बाई 8 शायद से बोल सकते हो ना। पाई बाई 4 मतलब 45 प्लस x के बदले आपको पाई बाई 6 रखना है। तो ये लोग ये पाई बाई 3 कहां से लाए? नींद में चल रहा है क्या? यहाँ पे पाई बाई 6 का आधा, पाई बाई 12, किसी ने ये क्वेश्चन गिना था? गिना था, लेकिन 10 इनवर्स 10 कटे तब तक ही आया था। उसके बाद तो इजी है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि 10 इनवर्स 10 कट जाता है, तो आपको एफ ऑफ एक्स, मतलब कि जो y है वो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मिला, एफ डेस एक्स जो है वो 1 बाई 2 मिला। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ, आपको नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है ना, अ नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और also passes through the point। वो कौन से पॉइंट में से पास ऑन होगा? तो सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन लाना है, फिर उसमें पॉइंट वेरीफाई करना है। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो -2 हुआ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस, अब पॉइंट का y, अपने को x इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखा है, तो यहाँ पे आप x के मतलब पाई बाई 6 रखते हो, तो पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30, 30 का आधा, तो ये 15 है, और ये है आपका 45, तो 45 प्लस 15, ओके सही है, 60 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे अपने पहुंचे थे x माइनस x1, तो x माइनस पाई बाई 6, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन इनमें से किसमें से पास ऑन हो रहा है? या तो आप यहाँ पे देखो तो ये -2x माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, y माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, तो आपको मिलता 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो कौन से ऑप्शन में x का डबल प्लस y 2 पाई बाई 3 दे रहा है, वो आपका आंसर है। तो 4 ऑप्शन है, तो 0 0 नहीं है, फिर ये पाई बाई 4 0 नहीं है, और देखते हैं ऑप्शन 0 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो जा रहा है, और पाई बाई 6 0, तो ये नहीं है, तो आपका आंसर ये था। क्लियर है? डन? यस सर। 13 में डाउट? 13 कि हो गया था?
13 के लिए बोलो, गिने हो कि नहीं बना गिने? था इसमें। हाँ, क्या ये हुआ? वाला नहीं हुआ। Okay. Two sides of a rhombus are along the lines. Rhombus, ठीक है। इसमें आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया है। मान लो कि एक लाइन ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रोम्बस आपको पता ही है कि वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो इसको पैरेलल ये लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल होती तो कोएफिशिएंट सेम होते, यहाँ कोएफिशिएंट डिफर है। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ये 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले आपको ये जज करना था। दूसरा, इसका नामकरण कर लो आप मेंटली, तो ABCD, ठीक है। इफ इट डायगोनल इंटरसेक्टेड, अब आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है -1 -2, -1 -2, ओके। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, तो इसकी कौन सी वर्टेक्स? अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि मैं ये दो लाइन को एलिमिनेट करूंगा ना, तो मुझे बी का मतलब वर्टाइसिस मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि वो हरगिज इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जेई का पेपर है, तो इतना भी घटिया नहीं बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं एलिमिनेट तो करता हूँ, तो 7x माइनस एक्स तो हो गया मेरा 6x, माइनस वाई चला गया, -5 -1 -6 इज इक्वल टू 6, तो x अपने को मिलेगा 1। जैसे ही x अपने को 1 मिलेगा, y अपने को मिलेगा 2। क्लियर है? अब मैं जानता हूं कि भाई रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको x, y मान लेता हूं, अगर मैंने x, y माना, तो ये उसका मिड पॉइंट होगा। तो x प्लस 1/2 -1 हुआ, तो x प्लस 1 -2 हुआ, तो x आपका -3 हुआ, ठीक है। सिमिलरली y प्लस 2/2 -2 हुआ, तो y प्लस 2 -4 हुआ, तो y आपका -6 हुआ। तो क्या -3 को -6 दिया है इसके अंदर? नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं BD का स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ BD, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो ये 2 -2 तो कितना हो गया 4/1 -1 तो कितना हो गया 2, तो स्लोप ऑफ BD मुझे मिला 2, ठीक है। सो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC का स्लोप कितना होगा? तो रेसिप्रोकल का नेगेटिव, सो -1/2। सो इक्वेशन ऑफ AC, तो y माइनस मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -x माइनस 1। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। ये मेरा AC का इक्वेशन हुआ। उसको अगर मैं इसके साथ एलिमिनेट करूंगा तो A मिल जाएगा, और इसके साथ एलिमिनेट करूंगा तो C मिल जाएगा। तो चारों चार वर्टेक्सेस मिल गए। फिर बस हरी सब्जी खा के खोजूंगा कि कौन सा पूछा है, ठीक है। जैसे कि x प्लस 2y, तो A के साथ है, मतलब इसके साथ एलिमिनेट कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं डायरेक्टली। तो x में से x गया चला गया, 2y माइनस -y तो हो गया 3y इज इक्वल टू -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 तो -4। क्लियर? तो यहाँ से y अपने को -4/3 मिला। वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं x खोजने नहीं जाऊंगा, इसको भूल जाऊंगा। और मैं इसका, इस लाइन का इसके साथ अब एलिमिनेशन कर रहा हूं, और वही मेरा आंसर होगा। डैम श्योर दिख रहा होगा। तो देखो कैसे कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। ये 14x माइनस x, 13x गया, 13x नहीं आंसर आने वाला है क्या भाई? 14x माइनस x 13x माइनस 2y, अच्छा एड ही करना है ना, -y प्लस y, ओके। 14x प्लस x तो 15x, ओके। -2y प्लस 2y चले गए, इधर गया था तो 10 ऐड करना था, तो -5 तो 5, ओके हो गया। x इज इक्वल टू 5/15, सो 1/3, x 1/3 वाला एक ही ऑप्शन है। क्लियर? यस। यस सर। तो बस इस तरह से आप थोड़ा सा, लाइन के क्वेश्चन तो बनने चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर का बेस होता है, तो लाइन तो हमें आती होनी चाहिए। नेक्स्ट 14 बन गया था कि नहीं बना था?
जल्दी जल्दी यस सर। हो गया था ना। ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनना चाहिए। किसी से नहीं बना हो ऐसा कोई? मतलब मुझे गिनना है कि बन गया, ऐसा पूछ रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप लोग रेडी रहोगे कि सर यही वाला सम गिनने हैं। ये આમાં પેલું y સ્ક્વેર ને ધારવાનું છે ને એવું છે સ્પેશિયલ કેસમાં. એવું છે? मतलब આ રીતનું આપણે એકાદ એનસીઆરટી વગેરેમાં હશે જો શું આપેલું છે y dx, જૂના પેપરમાં આવ્યો હતો આ AEEE ના પહેલાના પેપર. मतलब રિપીટ છે એવું છે? ઇક્વેશન રિપીટ છે પણ પેલો કિંમતો પૂછી છે એ અલગ છે. ઓકે, y dx minus x dy તો અહીંથી મને ડાયરેક્ટલી દેખાય તો છે યાર, upon y square is equal to minus x. આપણે એનસીઆરટી માં બી એક ક્વેશ્ચન છે કદાચ આ રીતનો, અથવા તો મેં ગણ્યો છે y dx minus x dy. દેખ નીચે વાળું એમને ઉપર વાળાનું ડિફરન્શિએશન કમ્પલસરી માઇનસ ઉપર વાળું એમને નીચે વાળાનું ડિફરન્શિએશન અપન નીચે વાળાનો સ્ક્વેર, એટલે કે d by x upon y છે. ક્લિયર? is equal to minus x dx છે. squaring मतलब integrating both side, so x upon y is equal to minus x square by 2 plus c. Okay, if curve passes through 1 comma minus 1, which one passing from 1 comma minus 1? So minus 1 is equal to minus 1 by 2 plus c, so c is equal to minus 1 by 2, c is equal to minus 1 by 2. Then f of minus 1 by 2 is equal to what? Minus 1 by 2, so minus 1 upon 2y is equal to 1 upon 8 minus 1 by 2, taking LCM, so 8 minus 1 minus 4 minus 5 minus 1 upon 2y minus minus cancel, 2 4s are 4 upon 5, 4 upon 5. Easy तो है? Clear? ओके, एक ही मिनट, ये वन नोट कहीं चला गया, उसको वापस लाता हूँ। आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं अपने। ये 15 पे पहुंचे हैं। 15 आई होप सबको आता होगा। रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड अभी मतलब समझ लो ना, ये कौन सा साल है, कौन सा साल वाला ये पेपर हम कर रहे हैं? 15 है कि 16 है? 17। यस यस, 17 चल रहा है। 16 चल 16 चल रहा है ना, तो 16 से अब तक कम से कम 10 क्वेश्चन आ चुके होंगे, कम से कम बोल रहा हूँ, क्योंकि अब नंबर ऑफ पेपर इंक्रीज हो गए हैं ना। स्मॉल, अगर कोई आप लोग भूल गए हो तो बता दो, वैसे तो 2002 2003 में भी शायद से था, तो तब बताया था। सबसे पहले आपको इसका नंबरिंग कर देना है, ABCD बोलना है, तो ABCDEFGHIJKL M, ये नंबरिंग हो गया पक्का। जो रिपीट होगा उसको सेम नंबर आपको देना है। डन? फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, S, तो इसके राइट हैंड साइड इसके नंबर से छोटे नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, पक्का। सिमिलर 3 से राइट हैंड साइड 3 से छोटे कितने हैं? तो 3 है। 1 से राइट साइड 1 से छोटा कोई नहीं, 2 से राइट साइड 2 से छोटा कोई नहीं, और आखिरी तो 0 ही होता है। फिर यहाँ पे चालू करने का 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय में क्या करने का? इंक्लूडिंग 4, 4 के राइट हैंड साइड कितनी चीजें रिपीट हो रही है? तो भाई 2 चीजें रिपीट हो रही है। इंक्लूडिंग 3, 3 के राइट हैंड साइड कितनी चीजें रिपीट हो रही है? 2 चीजें रिपीट हो रही है। इंक्लूडिंग 1, 1 के राइट हैंड साइड कितना रिपीट हो रहा है? तो 2 चीजें रिपीट हो रही है। इंक्लूडिंग 2, 2 चीजें रिपीट हो रही है। लास्ट में कुछ नहीं। जो आंसर आए +1 करने का। क्लियर है? अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो। 24 into 4 96 का हाफ, तो इधर 48, 6 3 18 का हाफ 9, ये 0 ये 0 ये 0 +1, तो कुछ 58 नंबर इसका आंसर होना चाहिए था। क्लियर है? ये मतलब इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर पीएनसी तो मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को उस टाइम पे, मैंने नो डाउट वो भी शॉर्टकट ही मेथड थी जो उस टाइम पे बताई थी,
लेकिन ये उससे भी शॉर्ट है। ये मैंने मतलब इस साल एडॉप्ट किया है ये वाली मेथड। समझ में आया? यस। ओके। आपके जूनियर्स को जब पढ़ा रहा था ना तब ये चीज ध्यान में आई थी। 16 नंबर, इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी, हो गया होगा, आई होप सो कि नहीं हुआ है? 16 बोलो यार। हो गया था। हाँ हो गया। तो ऐसा बोलते जाओ ना कि हो गया है। 17 17 नहीं हुआ। ओके देखो, नहीं हुआ। ओके हाँ, बस मतलब इस तरह से आप रेडी रहो कि ये मुझे गिनना है, ये मुझे नहीं गिनना है, ऐसा। क्योंकि जो आपको बन गया है वो सिखा के फिर कोई फायदा नहीं है। इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन, अब देखो पहली चीज, बाइनोमियल का कंसेप्ट था, मान लो कि यहाँ पे m टर्म है रेस्ट टू n, तो इसकी टोटल टर्म कितनी होती है? टोटल टर्म आप लोग a प्लस बी रेस्ट टू n, इसकी टोटल टर्म बोले कि सर ये n+1 होती है। ये n+1 कैसे आया था? तो दिस प्लस दिस -1 सी दिस -1, क्लियर? बेगस थ्योरम याद है? बेगस थ्योरम हाँ। सेम वो चीज आपको अप्लाई करनी है। तो देखो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये n+2 -1, तो n+1 c1 देन n+1, सिंपल सी बात। बाइनोमियल की टर्म n+1 होने का रीजन ये है बेगस थ्योरम, ठीक है? वैसे ही इसकी टोटल टर्म कितनी आएगी भाई? देखो तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाली टर्म -1 सी नीचे वाली टर्म -1, ये इसकी टोटल टर्म आएगी। पक्का? अगर आपके लिए नई बात है तो सुपर फास्ट एडॉप्ट कर लो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है? अब सर खत्म करो। अब 1 - 2/x प्लस 4/x², और ये मेथड भी रिपीट होती रहेगी अब से, रेस्ट टू n। सम ऑफ कोएफिशिएंट है ना, पिछली बार भी सम ऑफ कोएफिशिएंट देखे थे हम लोग, ठीक है? इसकी टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए? टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए? तो ऊपर कितना है n, नीचे टर्म्स कितनी है 3 -1 c 3 -1, इतनी इसकी टर्म होनी चाहिए। पक्का? क्लियर? तो मतलब n+2 c2 आपको 28 गिवन है। डन? सो n+2 n+1 by 2 इधर गया तो 56 मतलब 8 × 7, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म, ये बड़ा तो ये बड़ा, तो अल्टीमेट आप n कुछ भी करके 6 लाते, आ जाता? आ जाता? हाँ तो बोलो भाई। यस सर। ओके यस। ओके, देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, जब भी सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछे ना तो आपको याद रखना है x = 1 करना पड़ेगा। सम ऑफ द कोएफिशिएंट का मतलब x = 1 करना पड़ेगा। ये भी बाइनोमियल पढ़ाते टाइम फर्स्ट सेशन में ये कहानी पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो इसके अंदर सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है तो आपको x = 1 करना है। तो 1 - 2 + 4 रेस्ट टू n कितना है आपका 6, तो 4 1 5 में से 2 गया तो 3 3/6, तो 3/6 मतलब 3/4 हुआ 81, 243, 7 वाला आएगा, 7 वाला 729। क्लियर है? डन? ये लोग 1 Yes. ये लोग 1 और बोनस बोल रहे हैं, 1 ही आंसर आएगा। ये लोगों ने क्या रीजन क्या दिया, एक मिनट, बट नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म एक्चुअली विल बी 2n+1। अच्छा, 1/x और 1/x² में मैचिंग आ जाएगा। Our function is same variable, hence it contains another, so bonus can be expected। ना भाई ना, 729 आएगा भाई। क्लियर है? मेथड पता चले क्या करने का होता है? हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. 18 बन गया होगा, होप सो। सिंपल एपीजीपी वाला कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं इनका सॉल्यूशन पढ़ पा रहा हूँ तो 1/5² कॉमन ले लो
और 4 स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा दिखेगा। तो इसमें आप 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और -1 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा, n/6 n+1 2n+1। तो उसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। 19 दिस लाइन लाइज इन दिस प्लान, ये भी आपसे बन जाएगा। ये मतलब पहले भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर ये लाइन इस प्लेन में है तो आप 3 - 2 - 4 प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और प्लेन का नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। एल और एम में दो इक्वेशन है, एलिमिनेट करोगे तो एल और एम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उससे जो कुछ भी ट्विस्ट करके पूछ लो आप खुद लोगे। पक्का? यस Yes, sir. ओके। 20 आई होप सो अब किसी को दिक्कत नहीं दे रहा होगा। चाहो तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हो। देखो 20 वेन डायग्राम से मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 स्टेटमेंट है तो 2 सर्कल, ये आपके लिए नई मेथड हो सकती है क्योंकि अब तक हम लोगों ने ट्रूथ टेबल मेथड की है। ये P हो गया, ये Q हो गया। 2 स्टेटमेंट है तो 2 सर्कल वाला वेन डायग्राम। अब देखो नेगेशन Q मतलब Q के अलावा वाली चीज, ठीक है, उसका P के साथ इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो भाई आपको कितना मिला? इतना मिला। Q के अलावा वाले का P के साथ कॉमन इतना है, ठीक है। इसमें आप ये राइट हैंड साइड वाला पहले गिन लेता हूं। नेगेशन P मतलब P के अलावा वाली चीज, P के अलावा वाली चीज, उसका Q के साथ इंटरसेक्शन, तो आपको इतना मिला। पक्का? तो ये भी हो गया। उसका Q के साथ, इन दोनों का Q के साथ यूनियन, तो इतना हुआ। तो ये भाई ये फिगर किसकी मिली? ये फिगर मिली P यूनियन Q की। तो आपका आंसर होगा P और Q। समझ में आया? ऐसा का मतलब ऐसा, ये लोग क्या है कि ऐसा लिख नहीं पा रहे थे इसलिए ऐसा लिख दिया था, मतलब यूनियन, या तो और बोलते हो आप इसको। ऐसा का मतलब ऐसा, मतलब इंटरसेक्शन, जिसको आप एंड बोलते हो। क्लियर? डन है? तो क्या है कि ट्रूथ टेबल लंबा गिनने जाने की जरूरत नहीं आएगी आपको। 21 गारंटी ली, ये वो वाली मेथड है। एंटिक टर्म में से x की मैक्सिमम पावर को बाहर खींचो, फिर उस एंटिक को एज्यूम कर लो जो और एंटिक बना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम वही चीज है ये। पक्का? मतलब आपको डिनोमिनेटर में से x⁵ को बाहर खींचना है, तो x⁵15 होगा, जो ऊपर वाले को दे देना है, तो वो 2/x³ प्लस 5/x6 होगा। अंदर बचेगा 1 + 1/x² प्लस 1/x4। उसको आप एज्यूम कर लोगे तो अपने आप कुछ सेटलमेंट में निकल जाएगा। डन? नहीं बना। क्या बात कर रहा है यार, इतना इस दूसरी चीज, आप सबसे पहले तो है ना दिल दिमाग में से दूर करो कि इंटीग्रेशन टफ है। इंटीग्रेशन तो मतलब मैट्रिक्स से भी आसान चीज है, ठीक है। x5 + x³ + 1 का क्यूब, और इसमें कुछ जानी पहचानी मेथड ही आती है। जैसे कि अगर आपको ऐसा x की डिग्रियों में दिखे ना, तो पहला काम क्या करना पता है? ऐसा मतलब ट्राई कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। एंटिक में से x के मैक्सिमम को बाहर खींचो, तो भाई ये है, ठीक है, इसमें से x की मैक्सिमम ये है, इसको बाहर खींचा तो ⁻³ हो गया, मतलब x⁵5 × 3, x⁻15 बाहर आया, तो ऊपर बना 2/x³ प्लस 5/x6। x⁻15 इसको दे दिया, मतलब डिवाइड में है तो डिवाइड कर दिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 + 1/x² प्लस 1/x5 dx, इसका क्यूब। क्लियर? आया भाई ये स्टेप समझ में? स्टेप आया समझ में? Yes, sir. ओके। अब इसमें जिसमें से बाहर खींचा था ना, तो खींचने के बाद और एंटिक बने ना, उसको मान लो। तो इसको हम लोग मान लिए t, और गारंटी देता हूं कि अपने आप सेटअप हो जाएगा। मानने के बाद होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो गया 0, x⁻² का हुआ -2/x³, x⁻5 का हुआ -5/x6 dx इज इक्वल टू dt। खाली इसी माइनस को इधर माइनस करो तो इधर माइनस करो, तो देखो ये आपका न्यूमरेटर हो गया 2/x³ प्लस 5/x6 dx, वो क्या हो गया? -dt। तो आपका क्वेश्चन था -dt/tq। क्लियर? अब ये तो बच्चा जान लेगा, t⁻³ का होगा t⁻²/-2 माइनस माइनस प्लस c, ठीक है।
तो आपका आंसर था 1/2t² प्लस सी। टी आपका ये है। अब इसके अंदर एलसीएम लेके करोगे तो ये x5 प्लस x³ प्लस 1 और नीचे x5 का स्क्वायर x10 वो ऊपर जाएगा तो x10। तो आपका आंसर ऊपर x10 होना चाहिए सबसे पहली चीज, नीचे 2 टाइम ब्रैकेट होना चाहिए। तो x10 दो जगह है और प्लस वाला आंसर है, तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर है? ये मतलब ऑलरेडी आज तक हम लोगों ने 4-5 बार तो ये मेथड कर चुके हैं कि एंटिक दिखे तो उसमें x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लो। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 या 2 सम इस मेथड के हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी में ही है। और वहां पे मैंने रिवीजन टाइम पे बोला था, अगर याद हो, कि भाई ये जेई है, ध्यान देना, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवीजन में ही कराया था मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो 20 सेकंड बना था कि नहीं बना था? बोलते जाओ ये जल्दी जल्दी। नो सर। नहीं बना था ऐसा? इफ वन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, अच्छा तो भाई सर्कल का इक्वेशन देख के सेंटर दिखा क्या कि सेंटर से 2, -3 होगा। रेडियस दिखी क्या? 4, 9, 13, 12, 25, तो रेडियस 5 होगा। There's a chord of a circle S। भाई इस सर्कल का डायामीटर किसी और सर्कल की कोड है, बनाया भाई क्वेश्चन। सर्कल के क्वेश्चन वैसे भी दमदार ही आते हैं। देखो मतलब कि अल्टीमेट पता चला ये आपका एक सर्कल है जो दिया है इक्वेशन, उसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर, और किसी और सर्कल की है ना कोड है। कोड सही से बननी चाहिए तो क्या है कि आपको विजुअलाइज होगा। डन? ऐसी कहानी है। ये दूसरा सर्कल का सेंटर में मान के चलता हूं। अब ये डायमीटर की डायमीटर 10 था, तो रेडियस, ये डिस्टेंस हमें पता है 5 है, और ये पॉइंट हमें पता है कि 2, -3 है। डन? डन? यस सर। ओके। यस। अब ये जो डायमीटर जिस सर्कल की कोड है ना, उस सर्कल का सेंटर दिया है, ये आपको दिया है -3, 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? अरे यार बन जाना चाहिए था अर्सल। क्या भाई, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो तो आपको ये मिल जाएगा, और पाइथागोरस लगा लो तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो 25, और इधर 25, तो ये आपको कुछ 5, 25, 25, 50, तो 5√2 मिला। ये आपके पास 5 है, तो पाइथागोरस लगा लो, तो ये 25 और ये 50, तो 75, मतलब 5√3। आपका आंसर 5√3। क्लियर? પણ સર પેલું બીજું વર્તુળ છે એના સેન્ટર માંથી પસાર થાય કઈ રીત ખબર પડે? અરે વાહ, તો 8મા હતો। મેં તો શીખવાડ્યું, પણ તને 8મા કોકે શીખવાડ્યું કે કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે, એવું તને કોઈએ શીખવાડ્યું? એ નહીં, બંને એટલે બીજું વર્તુળ છે એ દોરો એ કેન્દ્રમાંથી ફેરી એટલે શું કહે છો? પડી ગઈ હે? ખબર પડી કે નહીં? હા એની અંદર આ प्रॉपर्टी હતી कि सेंटर से ऑपोजिट कोड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। 23 हो गया होगा, मे बी रिपीट है। XYZ टाइम पे देखो ये क्या है पता है, इसको आप लोग लगाओ। ये लिमिट का हरगिज क्वेश्चन, नो डाउट, अगर किसी को लिमिट से सोल्व करना है तो लिमिट से भी होगा, लेकिन लिमिट से सोल्व करने से आप ज्यादा आसान है ना, आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से बनाओ। ठीक है, तो ये मान लो कि इसका आंसर P है, तो आप बोथ साइड लोग लगा दो। तो देखो सबसे पहले वो डिग्री आगे आ जाएगा, और ये पूरी लिमिट लोग के अंदर हो कि लोग के बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसको लोग लगाए तो ये डिग्री आगे आ गई। अब अंदर लोग रखे, ये टोटल टर्म देख लो, टोटल टर्म 2n टर्म है, 1, 2, ये 3n का मतलब n+2n, तो ये टोटल टर्म 2n है, नीचे भी 2n चल रहा है। तो हर एक n को हर एक टर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो
तो ये 1 + 1 अपन n, 1 + 2 अपन n, 1 + 3 अपन n, 1 + 4 अपन n, और वो log में मल्टीप्लीकेशन मतलब अंदर समेशन लग जाएगा। तो log ये 1 प्लस यहाँ पे r अपन n, और जहां पे r जो है वो 1 से 2n ऐसा बनेगा। सबसे पहले आपको ये चीज दिखनी चाहिए थी। देखिए क्या लिमिट अपना जो चल रहा है वो चलने दो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी चल रहा है। क्लियर है? क्लियर? हाँ तो बोलो। यस सर। अब आपको पता है कि ये आपका f ऑफ r अपन n को आप x बोलते हो, ठीक है। इस मेथड में पहले शुरुआती दिनों में आपको टफ लगता था, लेकिन अब तो आपको यूज टू हो गए होना चाहिए। तो f ऑफ x आपका हो गया log 1 + x, ठीक है। r अपन n को आप x बोलते हो। r अगर आप 1 लेते हो, n तो आपका इंफिनिटी है, r अगर आप 1 लेते हो तो 1 अपन इंफिनिटी, तो x जो है वो आपका 0 बनेगा। और r अगर आप 2n लेते हो तो 2n अपन n, तो x जो है वो आपका 2 बनेगा। तो मतलब कि ये आपको 0 से 2 तक f ऑफ x dx, तो ये 1 + x dx दिया है। क्लियर? अब ये इंटीग्रेशन तो आपको uv से, log का इंटीग्रेशन uv से होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो log एज इट इज dx का हो जाएगा x कंपलसरी माइनस log का 1/1 + x, वहां पे x, वहां पे +1 - 1 लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आप 0 से 2 की रेंज रख सकते हो। 2 रखोगे तो log 3 × 2, 0 रखने से तो 0 आएगा। इधर कट गया तो x बना, तो 2 - 0 तो -2 हुआ। और इधर 1/1 माइनस माइनस प्लस 1/1 + x, तो log ऑफ 1 + x, और 0 से 2 रखोगे तो ये log 3 बनेगा, और log 1 तो 0 हो जाएगा। तो 3 log 3 - 2 तो log 9 - 2, ऐसा कुछ आंसर होना पड़ेगा, होना चाहिए। किसका? तो ये p का आंसर चल रहा है, ये p का आंसर चल रहा है, वो चीज समझना। log p आपको मिला 3 log 3 -2, तो -2 को आप log स्क्वायर बोल सकते हो, मतलब log 27 अपन स्क्वायर, log p इज इक्वल टू, तो p आपको मिलेगा 27 अपन स्क्वायर। क्लियर है? कंप्लीट भाई? बोलो तो सही यार, सो गए क्या? कितने लोग हैं? नो सर। नहीं समझ में आया? रिपीट करो। आया। हर्षिल ना खबर पड़ी? ના સર એમાં પેલા વચ્ચે x લીધું, x = 0, x = 2 એમાં ખબર. અલા ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રેશન ની વાર્તા તને શીખવાડેલી છે, એની અંદર આવું તને શીખવાડ્યું હતું કે a to b f of x dx, અને રેડી રેજ આ પ્રકારની રીત આવશે જ। લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 યા તો n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી। અહીંયા h યા તો b - a अपन n, બે માંથી કોઈ બી, સિગ્મા અહીંયા f of a + ih, આવું શીખવાડેલું છે તને। અહીંયા આપેલું છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 अपन n સિગ્મા log 1 + r अपन n। क्लियर? अगर जो आ रीतनी प्रेक्टिस शुरुआत में करी हो तो r अपन n ने આપણે x કહેતા હોઈએ છીએ। r अपन n ને શું કહેતા હોઈએ છીએ? x। આપણે જે a + ih લખીએ છીએ ને, તો અહીંયા i વેરિંગ હોય છે, અહીંયા r વેરિંગ છે। તો અહીંયા તું સમજ, તો f of a + ih = તને આપેલું છે log 1 + i अपन n। r ને બદલે i ચાલે છે, બરાબર। પછી તને ખબર હોવી જોઈએ કે h = b - a अपन n ચાલતું હોય છે। અહીંયા 1 अपन n આપેલું છે, તો b - a તારું 1 છે, એવું સમજી લે। ક્લિયર? અહીંયા મેચિંગ કરીશ તો તને આ i h છે એને બદલે i n એટલે 1, h એટલે 1 अपन n અહીંયા થયેલું છે, તો અહીંયા 1 + i h જ આપેલું છે। ઇન શોર્ટ f of a + ih = log 1 + i h। તો f of x હોય તો તું શું લખ? તો log x 1 + x લખ કે ના લખ? તો સિમ્પલ આ વાળી તો રીત છે યાર, કેમ આવું કરે છો? ક્લિયર? હા સર. ઓકે, નેક્સ્ટ 24
बन गया था कि नहीं बना था 24? फिगर हुआ था, बन नहीं पाया। नहीं बन पाया था। देखो 24, बन- the center of those circle which touch the circle externally। अच्छा, लोकस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बन जाएगा ना। देखो द सेंटर ऑफ दो सर्कल, आपको लोकस किसका बताना है? सेंटर का। तो मान लो कि उस सेंटर का पॉइंट है x, y, विच टच द सर्कल, जो इसको टच कर रहा है, इसका क्या है? 4 4 है और 16 16 32 36 6 है, ठीक है। इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये सेंटर वाला सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसकी मान लो कि अब देखो, अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये सर्कल क्या बोला है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस, तो इसकी रेडियस y होगी। इतना तो बेसिक कांसेप्ट पता चला। अब ये दोनों एक्सटर्नली टचिंग है। एक्सटर्नली टचिंग का मतलब C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वो कांसेप्ट लगाओगे तो आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। C1 C2 का स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड 6 प्लस y का होल स्क्वायर। अब जब मैं एक्सपांड करूंगा तो यहाँ का y स्क्वायर यहाँ का y स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिंगल स्क्वायर इक्वेशन मिला, सिर्फ x के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। सिंगल स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पैराबोला। आंसर आएगा पैराबोला। क्लियर? यस सर। देखिए, ओके। अब ये 25 तो हरगिज हो गया होगा, क्योंकि पिछले साल ही शायद से ये था। आपको वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके कोएफिशिएंट को मैच करना है। कोएफिशिएंट को मैच करते तो आपका आंसर आ जाता है। इन लोगों ने गिना, वैसा कुछ नहीं गिनने का। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका a डॉट c, तो बाहर b माइनस a डॉट b, और ये बार बार अब दिखेगा, बाहर c इज इक्वल टू √3/2b प्लस √3/2 c। आपको किसके किसके बीच का एंगल पूछा है? a और b के बीच का एंगल पूछा है ना, तो आप ये मैचिंग करो। इसको अगर मैचिंग किए कोएफिशिएंट ऑफ c बार, तो a डॉट b आपको माइनस √3/2 मिलेगा। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो cos थीटा माइनस √3/2 कब होता है? तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, और √3/2 का मतलब π/6 वाला सेकंड क्वाड्रेंट, तो 1। क्लियर? रीजॉइन कर लो।